बिहार में एक देहाती कहावत है कि दही चूड़ा आम पंडित जी प्रणाम। लेकिन अब यह कहावत पिछले कुछ दशकों में बदलता हुआ जा रहा है और अब कहावत ऐसी हो गई है कि दही चूड़ा आम यादव जी प्रणाम। जाहिर सी बात है, ये एक देहाती कहावत जरूर है, लेकिन इसमें छिपा हुआ है वर्चस्व का एक मतलब समाज के जो वर्चस्व वाले लोग होते हैं उनके बारे में एक बहुत ही बढ़िया संदेश छिपा हुआ है। क्योंकि ये पहले माना जाता था कि सवर्णों का दबदबा होता है, इसलिए उनको प्रणाम करना जरूरी है, उनका आदर सत्कार करना जरूरी है। लेकिन अब यही वर्चस्व की लड़ाई जो है अब यादव समाज के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है। और यही दही चूड़ा, भले अब आम का सीजन अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये दही चूड़ा की राजनीति अब बिहार में बहुत तेजी से फैल रही है और इसके केंद्र में भी यही यादव समाज है। तो किस तरीके से दही चूड़ा की सियासत हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और किस तरीके से यादव समाज इस बार फुल फॉर्म में दिख रहा है, और किस तरीके से ये माना जा रहा है कि अगर यादव समाज एक बार फिर से एकत्रित हो गया, ध्रुवीकरण हो गया उसका, तो इस बार वही खेमा सत्ता तक पहुंचेगा जिसके पीछे यादव समाज खड़ा होगा। और यही बेचैनी अब बीजेपी और जेडीयू को सता रही है। तो पूरा समीकरण क्या है इस दही चूड़ा का? क्या है यादव समाज का समीकरण? क्या है यादव समाज का वर्चस्व? और किस पाले में ये यादव समाज का पूरा वोट बैंक जाने वाला है? ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कह रहा हूं कि दही चूड़ा आम और यादव जी प्रणाम। तो इसके पीछे सोच यही है कि दही चूड़ा, जो कि गरीब तबके का भोजन कह सकते हैं कि एवरग्रीन भोजन है, कभी आप कर सकते हैं, किसी भी मौसम में कर सकते हैं, और थोड़ा कम खर्चे में भी ये हो जाता है। चाहे दही चूड़ा की बात कर लें, चाहे सत्तू की बात कर लें, तो ये सब बिल्कुल ही रचा बसा हुआ सा है। बिहार के खास करके देहात की बात कर लें या गरीबों के बीच में ये बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दशक में उलटफेर हुआ और उससे पहले जिस तरीके से यादव समाज का वर्चस्व बनने लगा था, उससे इस तरह का जो ये दही चूड़ा वाली सियासत है या सत्तू वाली सियासत है वो बहुत हावी रही थी पिछले दिनों। और यादव समाज धीरे धीरे किंग मेकर की भूमिका में आ गया। लालू यादव का परिवार, पूरा ही परिवार, चाहे लालू यादव की बात कर लें, वो मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, तेज प्रताप यादव मंत्री रहे। तो पूरा परिवार यानी पूरा यादव समुदाय एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका में था, और यादव समाज का जो एक बहुत ही वर्चस्व वाला परिवार था वो सत्ता के केंद्र में था। अब सवाल ये उठता है कि पिछले दिनों से जब से ये तस्वीर बदली है, तब से नीतीश कुमार का खेमा जिस तरीके से आगे बढ़ा है, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने रहे हैं, और इस मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में वो कई बार यादव समाज के खेमे में गए, कई बार बीजेपी के खेमे में गए। तो कुल मिलाकर के आप या तो यादव समाज को यस कह सकते हैं या नो कह सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। उसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह है उनका संख्या बल, उनकी जो समाज में हिस्सेदारी है, और जिस तरीके से उनका पूरा फैलाव है प्रदेश में, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि आधी से ज्यादा सीटें, जो 243 सीटों की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आधी से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां पर ये जो यादव समाज है वो एक निर्णायक भूमिका में नजर आता है। अगर हम आंकड़ों की बात कर लें, अगर आंकड़ों के हिसाब से इसको देखना चाहें, तो हम केवल अगर ओबीसी की बात करें, जिसका हिस्सा यादव समाज है, तो ओबीसी 26% है पूरे बिहार में। लेकिन उसका एक बड़ा धड़ा यानी कि 14.26%, ये जो हिस्सा है ये यादव समाज का है। जी हाँ, 14.26%। अगर हम अति पिछड़े की बात करें तो वो 36% है। सवर्णों की बात करें तो वो आंकड़ा फिर 16% के आसपास रह जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अगर सवर्णों की राजनीति बीजेपी कर रही है या फिर एनडीए कर रही है, तो उसके लिए मौका थोड़ा सीमित हो जाता है, क्योंकि जो पूरा सवर्ण समुदाय है वो एकजुट होकर के ना तो एनडीए के खेमे में जा रहा है, ना बीजेपी को वोट दे रहा है, बल्कि वो बटा हुआ है।
लेकिन यादव समाज जो 14.26% है, उसके बारे में ये उम्मीद जताई जाती है कि ये पूरा जो समुदाय है वो आरजेडी के पाले में बैठने को हमेशा से तैयार रहता है। अगर हम पिछले आंकड़ों की बात कर लें तो वो करीब 70 से 80% यादव समुदाय का वोट आरजेडी को मिलता रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पूरा एक गढ़ है, यादव समुदाय वाला गढ़, जो जिस पर आरजेडी ने कब्जा किया हुआ, तेजस्वी यादव, लालू यादव सब ने कब्जा किया हुआ है, क्या इस तिलिस्म को तोड़ा जा सकता है? तो इसको तोड़ने के लिए बीजेपी हर तरह से उपाय कर रही है। उपाय में जो खास तौर से उन्होंने किया वो यही है कि चाहे वो बिहार के विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की बात कर लें, या फिर जो बाहर से पैराशूट लॉन्चिंग करवा रही है बीजेपी, वो है मोहन यादव की। जी हाँ, मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार आते हैं और आकर के यहां पर वही दही चूड़ा की सियासत शुरू करते हैं। कोई बड़ी जनसभा नहीं करते, कोई बड़ा सम्मेलन नहीं करते, ना ही किसी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ करके गांव-गांव जाने की बात करते हैं, बल्कि वो बात करते हैं यादव समाज की। वो यादव महासभा में शिरकत करते हैं, दही चूड़ा खाते हैं और अलग अलग तरीके से मध्य प्रदेश और बिहार के बीच के संबंधों की बात करते हैं। उन संबंधों के बीच में वो लेकर के आते हैं उज्जैनी जो महाजनपद की बात होती है, उसके बारे में वो दावा करते हैं कि इतिहास गवाह है इस बात का कि ये जनपद दो भागों में बटा हुआ था। एक अवंतिका जनपद हो गया और दूसरा पाटलिपुत्र जनपद, यानी कि दोनों एक ही, वो चट्टे बट्टे कह लें, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हुआ करते। ये सम्राट अशोक के टाइम की बात है, जब पूरी तरीके से बिहार और मध्य प्रदेश एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ रहा था। और दूसरा फिर वो एग्जाम्पल लेते हैं राजा भोज का, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बारे में वो कहते हैं कि राजा भोज भी बिहार सपरिवार आए थे और बहुत वक्त यहाँ बिताया था, और भोजपुरी भाषा जो है वो वहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ की मिलीजुली भाषा है। और यानी कि यहाँ की जो संस्कृति है बिहार की, वो संस्कृति मध्य प्रदेश से भी मिलती जुलती संस्कृति है। यानी कि एक ही जो भागीदारी है वो एक ही जगह की भागीदारी है, चाहे भोजपुरी की बात कर लें, दही चूड़ा की बात कर लें, या फिर यादव समाज के फैलते वर्चस्व की बात कर लें। तो गाहे बगाहे जिस तरीके से बात यहाँ पर की जाती थी कि बीजेपी के पास यादव समुदाय का कोई बड़ा नेता नहीं है। यह अलग बात है कि बाद के दिनों में उधर से रामकृपाल यादव बगावत करके आते हैं, और वो भी इस बार जो यादव महासभा हुआ उसका वो हिस्सा बनते हैं। और ये कोशिश की जाती है कि यादव समुदाय का एक बड़ा हिस्सा तोड़ करके किसी न किसी तरीके से जो लालू यादव का खेमा है, जो तेजस्वी यादव का खेमा है, उससे अलग किया जाए। अब जब इससे अलग करने की बात चल रही है, यानी कि जो 14.26% यादव समुदाय है, अगर उसमें से 5 से 6% टूट जाए, यानी कि जो 10% भले तेजस्वी यादव ले जाएं, लेकिन जो बाकी का 4.26% है, अगर वो बीजेपी के खेमे में आ जाता है या वो जेडीयू के खेमे में आ जाता है, तो एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है। अब यादव समुदाय का जो वर्चस्व है, जिन इलाकों की बात कर लें हम, तो जो पटना है, पटना में वर्चस्व है। दरभंगा की बात कर लें, समस्तीपुर की बात कर लें, सहरसा की बात कर लें, मधुबनी की बात कर लें, सुपौल की बात कर लें, मधेपुरा की बात कर लें, तो ये वो इलाके हैं तमाम जहां पर यादवों का पूरा वर्चस्व है। मधेपुरा के बारे में तो ये कहा जाता है कि इटली में पोप और मधेपुरा में गोप, गोप मतलब यादव समुदाय, यानी इनकी ही चलती है। तो जब हालात ऐसे हो कि मधेपुरा में गोप, पिछले दिनों की बात कर लें हम, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और जेडीयू की तरफ से शरद यादव ताल ठोक करके मधेपुरा में चुनाव लड़ने के लिए आ गए थे और सामने में उनके लालू यादव थे, वहां पर बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर हुई थी, हालांकि शरद यादव उसमें जीत गए थे। और जब शरद यादव जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे तो उस वक्त ये मानकर चला जाता था कि यादव का एक बड़ा हिस्सा जेडीयू के साथ भी आएगा, क्योंकि शरद यादव भी बहुत बड़े नेता थे यादव समुदाय के। लेकिन आज की तारीख में कोई इस तरह का कद्दावर नेता एनडीए के खेमे में दिखता नहीं है। नंदकिशोर यादव को इन्होंने बना लिया विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है।
तो यही वजह है कि मोहन यादव को इंपोर्ट किया जाता है यहाँ पर। वो यहाँ पर आते हैं, वो भैंसों के बीच में भी जाते हैं, वो दही चूड़ा भी खाते हैं, वो भोजपुरी को बढ़ाने की भी बात करते हैं और साथ ही निषाद राज सम्मेलन बुलवाते हैं वो मध्य प्रदेश में, ताकि जो मुकेश सहनी का वोट बैंक है उसको भी थोड़ा सा तोड़ा जा सके। तो हर तरीके से मोहन यादव कोशिश ये कर रहे हैं कि यादव समुदाय और जो निषाद समुदाय है उन दोनों को जोड़ करके उसका फायदा बीजेपी को पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है कि यादव समुदाय जिस पाले में बैठेगा उस पाले को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने की गुंजाइश रहेगी। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो आरजेडी उन्हीं के बल पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के सामने आई थी। यह अलग बात है कि सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन बाद के दिनों में जब नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज होकर के लौटे वापस, तो वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। नीतीश कुमार के साथ मिलकर के आरजेडी ने सरकार बना ली। उसके पीछे वजह यही थी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 75 सीट लेकर के वो सामने नजर आ रही थी। तो इस तरह की कोई जोड़ तोड़ एक बार फिर आरजेडी करेगी कि यादव समुदाय किसी भी तरीके से छिटके नहीं और वो पूरा वोट बैंक आरजेडी के खाते में आ जाए। लेकिन बीजेपी जो तमाम कोशिशें कर रही है, जिस तरीके से मोहन यादव को लेकर के आ रही है, जिस तरीके से यादव महासम्मेलन किया जाता है, हंसराज गुर्जर आ जाते हैं, ओबीसी के अध्यक्ष आ जाते हैं, तो ये तमाम लोग आकर के कोशिश यही करते हैं कि जो यादव का वोट बैंक है वो किसी न किसी माध्यम से थोड़ा सा हिले, थोड़ा सा टूटे और टूट करके एनडीए के खाते में भी यादव समुदाय का एक बड़ा हिस्सा पहुंचे। तो कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि सब लोग डोरे डाल रहे हैं यादव समुदाय पर, लेकिन यादव समुदाय किसकी तरफ इस बार जाएगा? क्या वो विकास की बात करेगा या फिर एक बार फिर से बिल्कुल जाति के आधार पर वोट देगा? क्योंकि पिछले दिनों इतिहास यही रहा है कि विकास या कोई और मुद्दा दूसरे पायदान पे होता है और जो जाति वाला कार्ड है वो सबसे आगे होता है। इसलिए यही कोशिश रहती है, यादव समुदाय की भी यही कोशिश होती है। पहले लालू यादव के पीछे खड़े थे, अब तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हैं। तो क्या इस बार भी केवल जाति ही चलेगा, जाति का कार्ड ही चलेगा, या फिर विकास की भी बात होगी? तो ये तमाम जानकारी आपने आज के इस रिपोर्ट में सुनी, और आपको अगर ये पसंद आ रहा हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को। नमस्कार।